कहते हैं चाहे बेटा हो या बेटी, उसकी शादी हमेशा अपनी बराबरी वाले घर में ही करनी चाहिए। लेकिन शर्मा जी को तो करनी है अपनी बेटी की शादी बड़े ही रईस खानदानी घर में। लेकिन रईस खानदानी वालों को भी तो रईस घर की बहू ही चाहिए, है ना। अब शर्मा जी ने अपनी बेटी को रईस खानदान में ब्याहने के लिए एक नया पैंतरा अपनाया और 30 दिन के लिए अपने घर को रईसों वाला बना डाला। नहीं समझे? मेरा मतलब है 30 दिन के लिए लड़की के लिए उसके रईस मायके को किराए पर ले डाला। शांति, अब तू देखती जा कैसे मैं हमारी पिंकी की शादी शहर के सबसे बड़े रईस खानदान में कराता हूँ। अब जो भी अमीर घर के लोग हमारे इस घर में पिंकी को देखने आएंगे ना, तो हमारी अमीरी देखकर रिश्ते के लिए मना ही नहीं कर पाएंगे। पापा, मैंने ऑनलाइन एक लड़के की प्रोफाइल देखी थी। प्रोफाइल तो उसकी बहुत अच्छी थी, अपना बिजनेस था, तो मैंने उससे बात भी की। आपको मेरे लिए जैसा घर चाहिए ना, वो बिल्कुल वैसा ही है। अगर वैसा ही है तो फिर बेटा उन्हें रिश्ते के लिए बुला ही ले। ये सब जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है, वरना अगर 30 दिन के अंदर किसी अमीर घर में तेरा रिश्ता नहीं हुआ ना, तो हमें अगले महीने भी इस घर का भाड़ा भरना पड़ेगा। अरे डोंट वरी पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मैंने उन लोगों को रिश्ते के लिए कल बुलाया है। आप देखना, हमारे घर में आते ही वो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे और उसके बाद तो मेरी ऐश ही ऐश और मेरी ऐश तो फिर आप लोगों की भी ऐश ही ऐश। अगले दिन, अरे ओ भाग्यवान, बेटी की शादी के लिए इतना पैसा लगाकर ये घर किराए पर लिया है ताकि हम लोग अमीर लग सके। उसके बाद भी तुमने ये गरीबों जैसी साड़ी पहन रखी है। वो जो तुम्हारे लिए साड़ी किराए पर लेकर आया था ना, वो पहन लो जाकर। तो आपको क्या लगता है लड़के वालों के सामने मैं ये साड़ी पहन कर आऊंगी? वो तो मैं घर की सफाई कर रही थी इसलिए पहनी थी। अभी तो नई साड़ी और नकली गहने भी पहनने हैं। बस गहनों की चमक से उन्हें असली नकली का पता न चल पाए। अरे कुछ नहीं पता चलेगा, और अगर उन्होंने कुछ बोला भी तो हम कह देंगे कि हम बाहर देश से ये गहने खरीद कर लाए थे, तो शायद आपको थोड़े अलग लग रहे हैं। जाओ अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। कुछ देर बाद लड़के वाले उनके घर आते हैं। घर के अंदर आते ही लड़के वालों के दिमाग में ये बात तो बैठ जाती है कि भाई लड़की वाले तो अच्छे खासे पैसे वाले हैं। बेटा, घर तो इन लोगों का भी हमारे घर की तरह अच्छा लग रहा है। लगता है लड़की ने जैसा बताया था ये लोग बिल्कुल वैसे ही है। आइए 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 बेटा पिंकी, आओ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। चाय नाश्ता आपकी बेटी लेकर आएगी? हमें तो लगा था आपके घर में नौकर चाकर काम करते होंगे। जी, घर में नौकर चाकर तो काम करते हैं, लेकिन आप हमारी बेटी को देखने आए हैं ना, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि आपको अपनी बेटी के हाथ का ही चाय नाश्ता कराएं। और ये तो हमारे यहाँ पर रिवाज है कि घर में जब भी कोई रिश्तेदार या मेहमान आता है तो खाना उनके लिए हम अपने हाथों से ही बनाते हैं। अरे वाह वाह वाह, आपकी ये बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है आपने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। इंसान के पास भले ही कितना भी पैसा हो, लेकिन उसकी असली दौलत तो उसके संस्कारों से ही झलकती है। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आ गई। अगर आपको भी रिश्ता मंजूर हो तो रिश्ता पक्का कर देते हैं। अरे बिल्कुल भाई साहब, नेक काम में देरी कैसी। अगले महीने हमें बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाना है, तो सोच रहे हैं कि इसी महीने शादी करा दे, वरना न जाने फिर कब समय मिल पाएगा। पिंकी का ये बनावटी अमीर मायका देखकर लड़के वालों को वो पसंद आ जाती है और 30 दिन के अंदर अंदर सत्यवान उनके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा देता है। शादी के बाद, क्या ससुराल मिला है पिंकी तुझे, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। वरना अगर अपनी सच्चाई दिखाकर मम्मी पापा मेरा रिश्ता करवाने जाते ना, तो झोपड़ी जैसा ससुराल मिलता मुझे। मज़ा आ गया भाई, अब तो पिंकी पूरी जिंदगी राज करेगी तू। बहू, ओ बहू। आई मम्मी जी। पिंकी बाहर हॉल में आती है। जी मम्मी जी। बेटा, आज ना काम वाली नहीं आई है, उसकी तबीयत ज़रा ख़राब है, तो आज घर की सारी सफाई तुझे ही करनी पड़ेगी। वैसे मैं अपनी बहू से घर की सफाई करवाना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर घर गंदा रहेगा
तो अच्छा भी तो नहीं लगेगा। तुम साफ कर लोगी ना बेटा? हाँ हाँ कर लूँगी ना मम्मी जी। अच्छा बेटा, तो घर साफ करके सारे गंदे कपड़े भी धो लेना। और हाँ, जब यहाँ सारा काम हो जाए तो बता देना, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी कि आज खाने में क्या बनाना है। जी मम्मी जी। पिंकी मुंह बनाकर घर की सफाई करने में लग जाती है। अभी तो ससुराल का पहला दिन है और पहले दिन ही ये लोग मुझसे इस तरह घर का काम करवा रहे हैं। मैंने तो सोचा आमिर घर में शादी हो जाएगी तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन इतने अमीर घर में शादी होने के बाद भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि उनके इतने बड़े घर में क्या एक ही काम वाली है। इतने अमीर होकर बस एक ही मेड रखते हैं क्या? तो क्या फ़ायदा हुआ इतने अमीर होने का? अरे बहुत सारा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटा, इसके बाद तुम्हें कपड़े भी तो धोने हैं। और आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें खाना भी बनाना है। इतना धीरे धीरे काम करोगी तो कैसे होगा? कर रही हूँ मम्मी जी, कर रही हूँ, बस हो ही गया, कपड़े ही धोने जा रही हूँ। पूरे घर की सफाई करने के बाद पिंकी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए जाती है। चलो शुक्र है कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुलेंगे, थोड़ी देर तो आराम मिलेगा मुझे। पिंकी सारे गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल देती है, लेकिन वो जैसे ही वॉशिंग मशीन ऑन करती है तो वॉशिंग मशीन का ढक्कन अपने आप खुलकर एक एक कपड़े को वॉशिंग मशीन से बाहर फेंकने लगता है। ये क्या हो रहा है? कैसी मशीन है ये, कपड़ों को बाहर फेंक रही है? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? हे भगवान, अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि ये मशीन ख़राब हो गई है तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे कि इसने अपनी ज़िंदगी में कभी ये मशीन चलाई नहीं होगी। हे भगवान, क्या करूँ अब मैं, क्या करूँ? मैं भी ना बंद क्यों नहीं कर रही हूँ इसे? इतनी देर तक इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ की है इसने, पक्का मम्मी जी यहाँ पर पहुँचने वाली होंगी। पिंकी ने अपनी सासू माँ को याद किया और सासू माँ उसके सामने हाजिर। अरे ये क्या हो गया बहू? ये क्या कर दिया तूने? ये पूरे बाथरूम में कपड़े और सिर्फ पानी कैसे बिखरा हुआ है? तुम मशीन में कपड़े धोने आई थी या कपड़ों के साथ कुश्ती लड़ने आई थी? ये क्या हाल बना दिया है तूने पूरे बाथरूम का? मैं क्या करूं मम्मी जी, मैंने तो कपड़े धोने के लिए मशीन में डाले थे, लेकिन पता नहीं इस मशीन को अचानक क्या हो गया, अपने आप सारे कपड़ों को बाहर फेंकने लग गई। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इस मशीन को क्या हुआ है। बेटा, लगता है तूने मशीन चलाते वक्त मशीन का कोई गलत बटन दबा दिया। अब तो हो गई मशीन खराब। इसे ठीक करने वाला भी पता नहीं कब तक आएगा। खैर, वो जब आएगा तब आएगा, तब तक तो हाथ से ही धो ले कपड़े। हाँ, इतने कपड़े हाथ से? बेटा, मैं समझती हूँ कि कपड़े बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मशीन ख़राब हो गई है तो कपड़े तो हाथ से ही धोने पड़ेंगे ना बेटा। और काम वाली की भी तबीयत खराब है, पता नहीं कब तक वापस आएगी। तब तक घर में गंदे कपड़े थोड़ी ना पड़े रहेंगे। जा धो ले इन्हें हाथ से। हाँ ठीक है मम्मी जी। अब पिंकी को ना चाहते हुए भी सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं। बेचारी जो काम पहले अपने गरीब मायके में कर रही थी, अब वही काम उसे फिर से करना पड़ रहा था, और शायद उससे भी ज़्यादा करना पड़ रहा था। जैसे वो कपड़े सुखाकर फ्री हुई, वैसे ही फिर से उसके पास उसकी सासू माँ का बुलावा आ गया। बहू, ए बहू। हे भगवान, अब क्या काम याद आ गया इनको? अभी तो कपड़े धोकर फ्री हुई हूँ। मुझे पता है पक्का किसी काम के लिए बुला रही होंगी मुझे। पिंकी नीचे आती है। जी मम्मी जी। बेटा, कहाँ रह गई थी तू? कपड़े धोने में तो बहुत देर लगा दी। खैर, कपड़े धुल गए तो सबके लिए खाना बना दे बेटा। सुबह के नाश्ते में तो हमने चाय बिस्किट खाकर काम चला लिया था, लेकिन अब तो सबको बहुत भूख लगी है। और तेरी पहली रसोई भी है ना, सबके लिए अच्छे से खाना बना। हाँ जी मम्मी जी, लेकिन खाने में क्या बनाना है? आपको जो भी पसंद है बता दीजिए, मैं आज आप सबके पसंद का ही खाना बनाऊंगी। हम सबको तो बेटा सादी दाल रोटी ही अच्छी लगती है। तो एक काम कर, हम सबके लिए पतली सी दाल और पतली पतली रोटियां बना दे। हमारे लिए तो यही बहुत हो जाएगा। क्या आप मुझसे मजाक करिए ना मम्मी जी? अपनी पहली रसोई में कोई दाल रोटी थोड़ी ना बनाता है। सच सच बताइए ना, आप सबको क्या खाना है? अरे बेटा, मजाक नहीं कर रही हूँ। हम लोगों को दाल रोटी सबसे अच्छी लगती है। और हाँ, दाल ना एकदम पतली होनी चाहिए
और दाल की तरह ही रोटियां भी एकदम पतली पतली होनी चाहिए। और सबके लिए दो दो रोटियां बना दे बस। ज़्यादा खाना हम लोग खाते नहीं। और बेटा दाल में लहसुन प्याज ये सब मत डालना, वो भी हम लोग नहीं खाते हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी। पिंकी को अपनी सास की ये बातें कुछ समझ में तो नहीं आती, लेकिन अब वो है तो उनके घर की बहू, तो उसे खाना बनाने जाना पड़ता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अपनी बहू से पहली रसोई में दाल रोटी कौन बनवाता है? अरे कुछ नहीं तो कम से कम आलू ही बनवा लेते। दाल रोटी किसको पसंद होती है? चलो दाल तो उबल गई, इसमें तड़का लगाने के लिए प्याज टमाटर काट लेती हूँ। अरे प्याज तो यहाँ पर है ही नहीं। अरे हाँ, मम्मी जी ने बताया था कि प्याज लहसुन तो यहाँ पर खाते ही नहीं है, तो सिर्फ टमाटर का तड़का लगा देती हूँ। टमाटर तो फ्रिज में ही रखे होंगे। पिंकी फ्रिज से टमाटर निकालने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही फ्रिज से टमाटर निकालने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है, तो फ्रिज खुलते ही फ्रिज का दरवाज़ा निकलकर उसके हाथ में आ जाता है। हाँ, अरे ये क्या हो गया? ये फ्रिज का दरवाज़ा मेरे हाथ में कैसे आ गया? हे भगवान, वॉशिंग मशीन तो आज पहले ही ख़राब हो गई है। अब अगर मम्मी जी को पता चल गया कि ये फ्रिज का गेट भी मुझसे टूट गया, तो पता नहीं मेरा क्या होगा। हे भगवान, सत्यानाश! बहू ये क्या कर दिया तूने? पहले वॉशिंग मशीन खराब कर दी, अब फ्रिज का दरवाज़ा निकाल दिया। अरे बेटा क्या हो गया है तुझे? मैंने फ्रिज का दरवाज़ा नहीं निकाला मम्मी जी, मैं तो फ्रिज खोलकर टमाटर निकाल रही थी। पता नहीं ये दरवाज़ा मेरे हाथ में कैसे आ गया। मुझे लगता है ये शायद ना पहले से टूटा हुआ था, मैंने खोला तो मेरे हाथ में रह गया। अब मैं क्या ही बोलूँ तुझे, हैं? और हम लोग टमाटर नहीं खाते, तो तू बिना टमाटर वाली दाल बना ले। लेकिन मम्मी जी अभी तो आपने बोला था कि आप लहसुन प्याज नहीं खाते, अब कह रहे हो कि टमाटर भी नहीं खाते। अगर आप ये दोनों ही चीज़ नहीं खाते तो फिर सब्जी में डालते क्या हो? और अगर सब्जी में लहसुन प्याज की जगह टमाटर भी नहीं होगा, तो सब्जी में टेस्ट कहाँ से आएगा? बेटा हम लोग इतने टाइम से बिना लहसुन प्याज टमाटर के खाना खा रहे हैं ना, हैं? बस जीरे और हरी मिर्च का तड़का लगाओ, सब अच्छा बन जाता है। और वैसे भी स्वाद तो खाना बनाने वाले के हाथों में होता है। तेरे पापा जी को टमाटर खाने से बार बार पथरी हो जाती है, इसलिए हमने सब्जी में टमाटर डालना ही बंद कर दिया। तो दाल में सिर्फ जीरे और हरी मिर्च का तड़का लगा दे, हमें वही दाल अच्छी लगती है। और अब काम थोड़ा ध्यान से करना बहू, कहीं कुछ और ना टूट जाए। जी जी मम्मी जी। पिंकी जल्दी से दाल रोटी बनाकर तैयार करती है। जल्दी से सबके लिए खाना लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे चटाई कहीं नज़र नहीं आ रही। अपने अमीर ससुराल में आने के बाद पिंकी ये भूल गई कि अब उसे अपने मायके की तरह चटाई पर बैठकर खाना नहीं खाना। उसके ससुराल में तो खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल है। अब पिंकी को ज़मीन पर बिछाने के लिए चटाई तो मिलती नहीं, तो फर्श पर बिछी हुई कारपेट पर ही वो सारा खाना लगा देती है। मम्मी जी, पापा जी, दिनेश जी, जल्दी से आ जाइए, खाना तैयार है। पिंकी की आवाज़ सुनकर तीनों वहाँ पर आते हैं, लेकिन जब वो लोग कारपेट पर खाना लगा हुआ देखते हैं तो पिंकी को देखते ही रह जाते हैं। अरे पिंकी, तुमने कारपेट पर सारा खाना क्यों लगाया है? खाना तुम्हें डाइनिंग टेबल पर सर्व करना चाहिए था ना। हे भगवान, ये तो मैं भूल ही गई कि मैं अपने मायके में नहीं ससुराल में हूँ। बेवकूफ़ कहीं की, अपनी हरकतों से सबको दिखाई देगा कि गरीब घर से आई हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? अरे बताओ ना, तुमने खाना यहाँ पर क्यों लगाया है? वो आयुर्वेद। हाँ आयुर्वेद। आयुर्वेद में कहते हैं ना कि हमें हमेशा ज़मीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। मैं ना आयुर्वेद की बहुत सारी बातों को फॉलो करती हूँ, उनमें से ये भी एक बात है, इसीलिए तो मैं हमेशा नीचे बैठकर खाना खाती हूँ। उस वजह से मैंने सबके लिए नीचे ही खाना लगा दिया। लेकिन अगर आप लोगों को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना है तो मैं डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, नीचे ही ठीक है। हमने भी बहुत समय से नीचे बैठकर खाना नहीं खाया, तो आज तुम्हारे बहाने नीचे बैठकर खाना खा लेंगे। ये बात तो सच है कि नीचे बैठकर खाना खाने का जो मज़ा आता है वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने में नहीं आता। बच गई। पहले दिन तो जैसे तैसे पिंकी पकड़े जाने से बच जाती है। अब पिंकी के अगले कुछ दिन भी ससुराल में उसी तरह बीतते हैं। यार समझ में नहीं आता, शादी हुए 20 दिन हो गए, लेकिन इस 20 दिनों से घर का सारा काम मैं ही संभाल रही हूँ। ऐसा क्या हो गया उस काम वाली को जो उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही?
उसके चक्कर में मुझे सारे घर का काम करना पड़ रहा है। अगर मुझे यही सब करना था तो मेरा इतने अमीर घर में शादी करने का क्या फ़ायदा हुआ। ऊपर से इतनी गर्मी है आज तो मैं काम करके बहुत थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, हॉल में जाकर थोड़ा एसी चलाकर बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर में गर्मी से राहत मिलेगी। पिंकी हॉल में जाती है। वैसे ये लोग भी अजीब ही है, यहाँ पर आए हुए मुझे 20 दिन हो गए, लेकिन आज तक मैंने इन लोगों को कभी एसी चलाकर बैठे हुए नहीं देखा। कोई बात नहीं, आज मैं ही चला लेती हूँ। रिमोट कहाँ है एसी का रिमोट? हाँ, यही है शायद। पिंकी एसी के रिमोट से एसी को ऑन करती है। चिल छैया छैया छैया, चिल छैया 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 छैया। है ये छैया छैया की आवाज़ कहाँ से आ रही है? और ये एसी भी ऑन नहीं हुआ। दोबारा करती हूँ। धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम धूम। ये क्या हो रहा है? पहले छैया छैया, अब ये धूम धूम। ये एसी का रिमोट है क्या? लगता है इसकी सेल खराब हो गया है, इसके अंदर नए सेल डालने पड़ेंगे। अरे पापा जी, आप देखिए ना, मैं इतनी देर से ये एसी चलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये लेकिन चल ही नहीं रहा। अरे बेटा ये ख़राब हो गया है, 1-2 दिन में मैकेनिक ठीक करने आ जाएगा। तब तक पंखे की हवा में खुश रहो, और अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो खिड़कियाँ खोल दो, बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ। जी पापा जी, मुझे तो समझ में नहीं आता उनके घर में कुछ ठीक है भी या नहीं। वॉशिंग मशीन चलाओ तो कपड़े बाहर फेंकने लगती है, फ्रिज खोलो तो उसका गेट हाथ में निकल कर आ जाता है, और एसी का रिमोट छैया छैया करता है। इसी तरह पिंकी के ससुराल में उसके 10 दिन और बीत जाते हैं, और 10 दिन के बाद होता है असली खेल शुरू। चलो जल्दी जल्दी घर खाली कर दो, टाइम पूरा हो गया तुम्हारा। 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। 1 दिन लेट कर दिया तुमने। अरे हाँ हाँ, जा रहे ना, इतना हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत है? जा रहे? लेकिन कहाँ जा रहे हैं मम्मी जी? ये तो हमारा घर है ना, और ये लोग हमें हमारे घर से इस तरह कैसे निकाल सकते हैं? कौन सा घर, किसका घर, कैसा घर? इस घर को इन लोगों ने 30 दिनों के लिए भाड़े पर लिया था। आज 30 के 31 दिन हो गए। चलो अब यहाँ से निकलो। मम्मी जी, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा सब बताएंगे, अभी तो तू हमारे साथ चल चल। अब पिंकी के ससुराल वाले उसे उसके असली ससुराल लेकर आते हैं, जो ठीक वैसा ही था जैसे मायके से वो आई थी। ये आप लोग मुझे कहाँ लेकर आ गए? किसका घर है ये इतना छोटा सा? हमारा घर है बहू, हमारा। यही हमारा असली घर है। वो हमें ना ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है, तो हम छोटे घर में रहना ही पसंद करते हैं। बस बस बस, मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ गई। मेरे मम्मी पापा का पैसा देखकर आपने मुझे अपनी बहू बनाया, और हमें ये दिखाया कि आप लोग बहुत अमीर हैं। धोखा किया आपने मेरे साथ। पैसों के लालच में शादी करवाई अपने बेटे की। अभी अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बुलाती हूँ यहाँ। पिंकी अपने पापा को फ़ोन करती है, लेकिन कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। तो वो अपने पापा से बात करने के लिए उनके घर पहुँच जाती है, और उसका पीछा करते करते उसके ससुराल वाले भी उसके मायके तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जब पिंकी के मायके की असलियत उनके सामने आती है, तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। ये है तुम्हारा घर? हाँ हाँ, आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने आपको मना किया था ना मेरे पीछे आने के लिए। अच्छा, तो ये बात है। मतलब उस दिन हम जिस घर में तुम्हें देखने के लिए आए थे, वो तुम्हारा असली घर नहीं था। मेरी ऑनलाइन प्रोफाइल और पैसा देखकर तुमने अमीर घर में शादी करने के लिए वो घर किराया पर लिया था। अच्छा, अगर हमने ऐसा किया था तो आप लोगों ने भी तो वही किया था ना। कहीं की अमीर नहीं हो आप, फटीचर हो, फटीचर। क्या मतलब? आप लोगों ने हमसे झूठ बोला? हम लोगों को तो आप ऐसे झूठ बोल रहे हो जैसे खुद बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। नाम सत्यवान रखते हो और बेटी की अमीर घर में शादी करवाने के लिए ऐसे झूठ बोलते हो। अरे हमने झूठ बोला तो आपने कौन सा सच बोल दिया? आप भी तो अमीरी के भेस में वही गरीब फटीचर निकले। हमारी बेटी तो फंस गई ना। फंस तो हम भी गए, कहाँ अमीर घर की बहू के सपने देख रहे थे। वो सच्ची कहते हैं, जिसके नसीब में जो होता है उसे वही मिलता है। अब जो है उसी में खुश रहते हैं। क्या बोलती हो बहू?
दूसरा कोई ऑप्शन है क्या मम्मी जी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तो चलते हैं फिर मम्मी जी। अब हार कर दोनों परिवारों को सच्चाई को अपनाना ही पड़ता है और नसीब के खेल के सामने उन सब की चालाकियां धरी की धरी रह जाती है। सुमित और श्वेता की नई नई शादी हुई थी और श्वेता अब शर्मा परिवार की छोटी बहू बन चुकी थी। शर्मा परिवार में बड़ी बहू बीना और उसका पति पंकज और सास पूनम रहा करते थे। माँ जी, खाने में क्या बनना है? ना जी ना, आज तो छोटी बहू की पहली रसोई है, चटकारे मार के। तो आज तो मेरी प्यारी छोटी बहू अपने हाथों से कुछ मिठाई बना दे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। श्वेता बेटा, अरे ओ श्वेता बेटा। जी माँ जी। बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है, चटकारे मार के तो कुछ मीठा बनाकर खिला दो, कुछ ऐसा कि सभी अपनी उंगलियां चाटते रह जाए। जी माँ जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे वाह, मेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छी है। ठीक है श्वेता, तुम आज मूंग दाल का हलवा बना दो। अरे ये क्या कर दिया मैंने, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब क्या करूँगी, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या करूँ? सोचते सोचते श्वेता किचन में जाती है और बीना को अपनी बातों में लगाकर हलवा बीना से ही बना लेती है। देखा भाभी, इस तरीके से हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है। हाँ, जैसे हलवा खुद ने बनाया हो। हलवा बन गया क्या, चटकारे मार के? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चप्पल और चप्पल के ऊपर तलवा, लो बन गया मूंग दाल का हलवा। हाँ हाँ, जल्दी लाओ, खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे वाह श्वेता, बहुत अच्छा हलवा है। वो तो होगा ही, आखिर बनाया किसने है? मेरी छोटी बहू ने। ये कहकर पूनम अपने गले का सोने का हार उतार कर श्वेता को दे देती है। पहली बार में इतना अच्छा खाना बनाने के लिए छोटा सा उपहार। श्वेता सोने के हार को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं बीना चाहते हुए भी सच नहीं बोल पाई कि हलवा तो उसने बनाया है। मुझे तो कभी माँ जी ने कोई चीज नहीं दी और आते ही नई बहू को सीधा सोने का हार। छोटी बहू ने तो माँ जी को कुछ ज्यादा ही लट्टू कर दिया है। सुबह सुबह पूनम और बीना बात कर रहे थे। माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनाना है? आलू की सब्जी और पूड़ी बना लो। दोनों बात कर रहे थे कि उनकी बात श्वेता भी सुन लेती है। अरे ये क्या, सुबह हुई नहीं कि इन लोगों को फिर खाना चाहिए। एक काम करती हूँ, मैं पूड़ी बना देती हूँ, वो तो मुझे बनाना आता ही है। ये सोचकर श्वेता दोनों के पास जाती है। अरे वाह बहू, तुम उठ गई, आ जाओ, अपनी जेठानी की मदद करो नाश्ता बनाने में। पूड़ी और सब्जी बनानी है, बना लेती हो ना? हाँ माँ जी, इसमें भी क्या कोई बड़ी बात है। सब्जी बनाना सबसे आसान काम है, मुश्किल तो पूड़ी बनाना होता है। तो मैं पूड़ी बना दूंगी ताकि भाभी को थोड़ा आराम मिल जाए। बहू हो तो ऐसी, अपनी जेठानी के लिए कितना सोचती है। लेकिन बेटा अभी तुम नहीं हो, इसलिए अभी तो तुम वो काम करो जो आसान है। तुम ना सब्जी ही बना लो, बाकी काम बीना कर लेगी। ये कहकर पूनम बाहर और बीना किचन की तरफ चली जाती है। अरे ये क्या हुआ, मेरे साथ तो मोए मोए हो गया। कुछ तो करना होगा, वरना इन लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। फिर मेरी वैल्यू कम हो जाएगी और सभी लोग भाभी को वैल्यू देंगे और भाभी मुझ पर हुक्म चलाएगी। जल्दी कुछ सोच श्वेता, जल्दी आइडिया। आओ श्वेता, आलू निकाल कर धो लो, मैं आटा गूंथ रही हूँ। भाभी, आपने कभी आलू की छिलकी की सब्जी खाई है? मैं वो बना दूँ, बहुत अच्छी बनती है। अरे नहीं नहीं नहीं, पूड़ी के साथ ना आलू की सब्जी अच्छी लगती है। आलू उबाल कर छिलके उतार कर ही बनाना और मसाले ना यही वाले डालना, सिर्फ 1 चम्मच, वरना मसाले ज़्यादा हो जाएंगे। लो, मिल गई आलू की सब्जी की रेसिपी। अब देखो आगे आगे होता है क्या। बीना काम करके किचन से बाहर चली जाती है। तभी पूनम आती है। बहू बन गई सब्जी? जी माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था बहुत आसान होता है सब्जी बनाना। आलू और मसाले सब एक सटीक माप से लेने से वर्ल्ड की बेस्ट आलू सब्जी बनती है। बस अब मैं जल्दी से पूरी सेक कर आती हूँ। अरे बीना कहाँ चले गए?
आजकल ना काम चोर हो गई है बिना। कोई ना, अब बस तुम जल्दी से खाना लगा दो। हाँ। तभी किचन में बीना आती है और श्वेता बीना को सब्जी चखने के लिए देती है। ये क्या, तुमने नमक तो डाला ही नहीं। नमक का क्या है भाभी, वो तो बाद में भी डाल लेते हैं। आप ये बताओ, आलू ठीक से पक गए हैं ना? श्वेता सभी को खाना परोस देती है। तभी पूनम की पड़ोसी सीमा आती है। आओ आओ सीमा बहन, लो नई बहू के हाथ की पूरी सब्जी खाओ, उंगलियां चाटती रह जाओगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी बड़ी बहू दिखाई नहीं दे रही। अरे क्या बताऊं, जेठानी का यही होता है, देवर की शादी के बाद सारा काम बस देवरानी ही करे। बेचारी मेरी छोटी बहू सुबह से किचन में खाना बना रही है और बड़ी वाली का कुछ अता पता ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, वैसे तुमने सही कहा था, तुम्हारी छोटी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। मसाले एकदम सही पड़े हैं। मेरी बात मान, तो अपनी बहू के लिए एक रेस्टोरेंट खोल ले। अरे यह बात तो तुमने बिल्कुल चटकारे मार कर कही है। बाबू, हमारे घर के पीछे जो खाली जगह पड़ी है ना, वहां पर हम अपना क्लाउड किचन खोल देते हैं, जो श्वेता चला लेगी। सब्जी में नमक का पता नहीं है और किचन चलाएगी। जी माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ, ताकि घर में कुछ पैसे भी आ जाए। देख सीमा, मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है, और एक वो बड़ी बहू बस घर के काम में लगी रहती है, और उसके बाद भी उसके बनाए खाने में वो स्वाद नहीं है। मेरे हाथों में स्वाद नहीं है? इतने सालों से तो किसी ने कुछ कहा नहीं, अब अचानक ही स्वाद बदल गया। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। मैं भी तो देखूं इस मॉडर्न देवरानी का खाना कैसा है। अरे वाह, रोज रोज खाना बनाने से छुटकारा मिल गया। कुछ दिन में ही श्वेता के नाम से क्लाउड किचन खुल जाता है और अब श्वेता पूरा दिन वहीं रहा करती। एक के बाद एक डिलीवरी वाले आते और जाते रहते। अब बीना को पूरे घर का काम अकेले ही करने के साथ साथ श्वेता के किचन पैकिंग के लिए भी बाजार जाना पड़ता था। क्या क्या सोचा था, देवर की शादी के बाद थोड़ा आराम मिल जाएगा, यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। घर के काम क्या कम थे, जो महारानी के काम भी करने पड़ रहे हैं। एक दिन रास्ते में बीना को श्वेता की दोस्त मिल जाती है। हेलो भाभी, पहचाना आपने मुझे? अरे हाँ, आप तो श्वेता की दोस्त हो ना? हाँ भाभी, आजकल श्वेता है कहाँ, काफी टाइम से बात तक नहीं हुई। चलो घर चलकर मिल लो, तुम्हारी दोस्त ने रेस्टोरेंट ओपन किया है। क्या बात कर रही हो भाभी, वो तो मैगी को भी जूस में उबाल कर खिलाने वाली रेस्टोरेंट कैसे चला रही है। खाने के नाम पे ना उसे बस पानी उबालना आता है। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है। मुझे भी दाल में कुछ काला ही लग रहा है, लेकिन माँ जी को कैसे समझाऊं, उनको तो बस छोटी बहू दिख रही है। कुछ तो करना ही होगा। सोचते सोचते बिना घर आती है और देवर से कहती है, देवर जी, मैंने ना माँ जी के लिए एक बहुत सुंदर कंगन देखे है बाजार में। वैसे भी अब तो देवरानी भी कमा रही है, मैं सोच रही हूँ ले लेते हैं, माँ जी खुश हो जाएंगी। जी भाभी, मैं आज ही श्वेता से कहता हूँ। खाने के बाद सुमित श्वेता से बात करता है। मेरी नोटों की मशीन, बस भी करो, अब कितना काम करोगी। अच्छा सुनो, क्लाउड किचन से जो भी कमाया है उसमें से थोड़ा मुझे भी दे दो। माँ के लिए कंगन लाने का सोच रहा हूँ। अरे आप भी कैसे बात कर रहे हो, अगर माँ को इतने महंगे कंगन पहना दिए और किसी ने कंगन के चक्कर में माँ जी को नुकसान पहुंचाया तो? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी प्यारी बीवी, मुझसे ज्यादा तुम्हें मेरी माँ की चिंता है। ये सब बीना भी सुन लेती है। अरे कोई चिंता नहीं है, जरूर ये कमाई के पैसों का कुछ तो कर रही है। मुझे पता करना होगा कि आखिर ये खिचड़ी क्या है। बीना एक प्लान बनाती है और सभी से कहती है, माँ जी, देवर जी, मेरी देवरानी कितना काम करती है, मेहनत करती है पूरा दिन। मैं सोच रही हूँ उसको कुछ उपहार देते हैं। हाँ भाभी, ये आइडिया बहुत अच्छा है, वैसे भी वो बहुत काम करती है। बीना एक बॉक्स पैक करके पूरे परिवार के साथ श्वेता के किचन के स्टोर रूम में जाती है और वहां छुप जाते हैं, जहां से उनको श्वेता और किचन साफ साफ दिखाई दे रहा हो। अरे हम यहाँ चोरों की तरह क्यों छुपे हुए हैं, चटकारे मार के? माँ जी रुको तो सही, जैसे ही श्वेता इस रूम से कुछ लेने आएगी तब हम उसे ये सरप्राइज देंगे।
तभी कॉल पे श्वेता को ऑर्डर मिलता है और वो किसी और को कॉल करके सेम ऑर्डर लाने को कहती है और खुद आराम से बैठकर सो जाती है। अरे यह क्या कर रही है? ऑर्डर का खाना क्यों नहीं बना रही? ऐसे तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। माँ जी थक गई होगी, थोड़ी देर में बना देगी। इतने में ही डिलीवरी वाला आता है, जिससे श्वेता ऑर्डर लेकर सीधा किचन में आती है और उस ऑर्डर को अपने पैकिंग बॉक्स में रखकर डिलीवरी वाले को दे देती है। छोटी बहू, यह सब क्या हो रहा है? माँ जी यहाँ तो ऐसा ही होता है। आपकी प्यारी बहू खुद खाना ना बनाकर दूसरी जगह से खाना ऑर्डर करके अपने कस्टमर को भेज रही है ताकि खाना ना बनाना पड़े। क्या यह सब सच है? जी वो माँ जी मुझे कुछ बनाना नहीं आता, इसलिए बस घर में खाना बनाने से बचने के लिए मैंने ये सब किया। फिर वो हलवा और आलू की सब्जी किसने बनाई थी? वो तो बीना भाभी ने बनाई थी, मैंने बस कह दिया कि मैंने बनाई है। ठीक है बहू, चलो अब तुम्हें आटे चावल का भाव पता लगेगा। बिना, अब से तुम क्लाउड किचन संभालो और श्वेता घर में खाना बनाएगी। जी 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 माँ जी। ना चाहते हुए भी श्वेता को अब घर में खाना बनाना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, भेड़िया शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता। नेहा को उसका ससुराल वैसा ही मिलता है जैसा उसको चाहिए था। जी हाँ, नेहा की शादी अभी कुछ दिन पहले ही रोहन से हुई थी। शादी के बाद नेहा घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। नेहा थी तो सद्गुणी, लेकिन नेहा के अंदर काफी बचपना था। ऐसे ही एक दिन नेहा की सास सुमित्रा कहती है, नेहा बहू, शाम के 4 बज गए हैं, जरा चाय तो पिला दे। बिना चाय के ऐसा लगता है पूरे शरीर में आलस ही आलस फैल रहा है। मम्मी जी अभी दोपहर में ही तो आपने चाय पी थी और फिर अभी आप चाय मांग रही हैं। अगर आप इतनी चाय पीती रहेंगी ना तो आपको शुगर के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। शुगर के पास? और नहीं तो क्या, शुगर के पास। अभी देखो, आपका शरीर बिल्कुल फिट है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मीठी चीज़ लोगी तो आपके अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको शुगर हो जाएगा। इसलिए इतनी चाय पीना सही नहीं है। हे भगवान, बहू तेरा ये बचपना कब खत्म होगा? ऐसा कुछ नहीं होता, चाय पीने से शुगर लेवल नहीं बढ़ता। अब जा जाकर चाय लेकर आ जा, नहीं तो मुझे खुद बनाना पड़ेगा। सुमित्रा की बात सुनकर नेहा वहाँ से चाय बनाने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद चाय बनाकर अपनी सास को देती है। लीजिए, पी लीजिए चाय, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई ना तो फिर मुझे मत बोलना कि मेरी वजह से कुछ हुआ है। नेहा की बात सुनकर सुमित्रा अपने सर पर हाथ रख लेती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। शाम को जब नेहा खाना बनाने जाती है तब सुमित्रा नेहा से कहती है, बहू, आज खाने में क्या बनेगा ये क्यों नहीं पूछा मुझसे? वो इसलिए माँ जी क्योंकि मुझे पता है आज खाने में क्या बनेगा। वैसे भी अब घर में एक ही खाना डेली बनेगा, तो मुझे अंदाज़ा तो लग ही जाएगा कि रात को क्या बनेगा और दिन में क्या बनना है। वो तो ठीक है, लेकिन अब तो बता दे कि क्या बना रही हो। दाल चावल आलू की सब्जी और रोटी। जिसको रोटी सब्जी खानी होगी वो रोटी सब्जी खा लेगा और जिसे दाल चावल खाने होंगे वो दाल चावल खा लेगा। अरे बहू, दाल चावल आज खाने का मन बिल्कुल नहीं है। क्यों ना आज घर में बढ़िया सा अच्छा सा कुछ बनाए, जैसे पनीर टिक्का या पनीर की सब्जी। माँ जी, इतना सब कुछ घर में कैसे बनाएंगे हम लोग? एक काम करते हैं, क्यों ना हम आज का खाना बाहर से ही मंगवा लें। अगर आज बाहर से खाना आएगा तो मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा और खाना भी अच्छा हो जाएगा। हाँ, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन सिर्फ आज के लिए। हाँ, क्योंकि कल से तेरे ससुर जी घर आ रहे हैं, उन्हें बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो ससुर जी के सामने कौन बाहर का खाएगा? अरे उनके लिए तो मैं देसी खाना बना दूंगी, वो भी अपने हाथों से। नेहा की सास बाहर के खाने के लिए मान जाती है और अपने बेटे रोहन को फ़ोन करके बाहर से कुछ लाने को कह देती है और कुछ घंटे बाद वो सब एक साथ हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाते हैं। आज की रात तो बड़े ही शांति और हंसी मजाक के साथ बीत जाती है। पर क्या आने वाला समय ऐसा ही रहेगा? इस बात से अनजान थी सुमित्रा। नेहा के ससुर जी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए नेहा अपने ससुर के लिए अगले दिन खाना बनाकर तैयार रखती है और जैसे ही ससुर जी घर आते हैं तो कुछ घंटे बाद सभी लोग खाने के टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं।
सभी खाना खा रहे थे, तभी नेहा बीच में खाते वक्त बोलती है। और सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है ना मम्मी जी। नेहा के मुंह से आवाज निकलती नहीं कि घर की सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर नेहा हैरानी से सभी से कहती है, क्यों, क्या हो गया? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो आप सब मुझे इस तरह से घूर रहे हो? नेहा की बात सुनकर राम यानी कि नेहा का ससुर उसकी बात का जवाब देता है। वो इसलिए बहू क्योंकि खाना खाते वक्त बात नहीं की जाती। सुमित्रा, तुमने बहू को समझाया नहीं कि खाते वक्त बात नहीं करते? अब वो बहू अभी नई नई आई है ना, और अभी उसके अंदर बचपना भी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी यहाँ के नियम। पर पापा जी क्यों खाते वक्त बात नहीं करते? ये कहाँ का नियम है? अरे बहू चुप हो जा, मैं तुझे सब बता दूंगी, अभी चुपचाप खाना खा। अपनी सास की बात सुनकर नेहा चुपचाप खाना खाने लगती है और कुछ देर बाद सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। नेहा भी अपने कमरे में अपने पति के साथ बैठी थी। रोहन जी, मैंने ऐसी भी क्या गलती कर दी जो पापा ने मुझे ऐसा बोला कि खाते वक्त बात मत करो? और यहाँ के ऐसे कौन से नियम है जो मुझे नहीं पता? नेहा, पापा खाते वक्त बात नहीं करते और उन्हें यह भी पसंद नहीं कि उनके सामने कोई फालतू बोले, वो भी खाते वक्त। पापा इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन बस उन्हें खाने के समय बात करना पसंद नहीं है और उन्हीं के साथ रह रहकर हमने भी उन्हीं के रूल को एक्सेप्ट कर लिया है। पर रोहन, ये तो गलत है ना। पापा जी के साथ रहकर उनकी सारी चीजें अपनाना और अपनी सारी प्यारी चीजों को त्याग देना, ये कहाँ से सही है? अब जैसे मुझे बात करने की आदत है, तो मैं पापा जी के लिए बात करना तो नहीं छोड़ दूंगी ना। नेहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन पापा इस घर के बड़े हैं और बड़ों की इज्जत करना, उनका आदर करना तो हमारा फर्ज है ना। बस उनका मान और आदर रखने के लिए तुम खाते वक्त बोलना मत, वरना पापा बहुत अच्छे हैं। रोहन नेहा को समझा देता है और नेहा भी रोहन की बात मान लेती है। अब कुछ दिन नेहा खाने के टेबल पर चुपचाप खाना खाती, लेकिन हमारी नेहा आदत से ही मजबूर थी। वो खाते समय बात न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ऐसे ही एक रात जब सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, तब एक बार फिर नेहा बोल पड़ती है। मम्मी जी, मैं क्या बोल रही थी कि आज मैंने ना एक बहुत सुंदर साड़ी देखी है, बहुत अच्छी है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूं, आपके ऊपर बहुत जचेगी वो। बहू, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि खाते वक्त बात नहीं करते? एक बात सुनाई नहीं देती तुम्हें या फिर समझ में नहीं आती? हाँ, आई एम सॉरी पापा जी, मैं भूल गई थी कि खाते वक्त बात नहीं करनी है। राम का गुस्सा और नेहा का डर देखकर उसकी सास मुंह बना लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती क्योंकि राम के आगे कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। अब जब सब खाना खा लेते हैं, तब सुमित्रा नेहा के पास जाती है और उसे एक बार फिर समझाने लगती है। अरे बहू, तुझे समझाया था ना, उनके आगे बात मत किया कर, तू क्यों नहीं सुनती? मम्मी जी, मैं जानबूझकर नहीं बोलना चाहती, पर मेरी नासमझी और बचपने की वजह से मेरे मुंह से बातें निकल जाती है। अच्छा चल, कोई बात नहीं, उदास मत हो, कोई तुझ पर गुस्सा नहीं कर रहा। इस तरह सुमित्रा उसको वहां से समझाकर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा ना चाहते हुए भी खाते वक्त बोल पड़ती। ये देखकर राम का गुस्सा और बढ़ जाता। नेहा की नासमझी और बचपने की वजह से राम अब परेशान हो चुका था, क्योंकि उसको खाते समय ना तो बात करने की आदत थी और ना ही किसी के मुंह से आवाज सुनने की। ऐसे ही एक दिन नेहा, सुमित्रा और राम दोपहर का खाना खा रहे थे। मम्मी जी, वो दाल पास करवाना। बहू, सच में मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। अरे हद करती हो तुम। कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि खाने के समय बात नहीं करते, बात नहीं करते, नहीं करते बात। एक छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं क्या? अरे तुम इतनी मंद बुद्धि कैसे हो सकती हो? पर पापा जी, इस बार तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ दाल मांग रही थी। क्या दाल मांग रही थी? अपनी सास को दाल का इशारा नहीं कर सकती थी? मुंह से आवाज निकालना जरूरी है क्या? सारा मूड खराब कर दिया। राम गुस्से में अपने खाने की प्लेट वहीं छोड़कर चला जाता है और राम का इतना गुस्सा देखकर नेहा की आंख से आंसू झलक जाते हैं। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसको इस तरह रोता देख सुमित्रा उसको संभालती है। अरे बहू, तू क्यों रो रही है? तू जानती है ना तेरे ससुर को, उनकी आदत है चिल्लाने की, तो उनकी बातों को दिल पर मत ले। नहीं मम्मी जी, पापा जी सही कह रहे थे, शायद मैं ही मंद बुद्धि हूँ।
तब भी मुझे उनकी एक छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है और वो भी ठान लेती है कि अब वो घर में बिल्कुल शांत रहा करेगी। वो अपने बचपने को छोड़कर मैच्योर बनेगी और वो अब करते भी कुछ ऐसा ही है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ नेहा चुप्पी साध लेती है। कोई उसको कुछ भी कहता तो वो चुपचाप उस काम को कर देती। साथ ही वो अब किसी की भी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती थी। इस तरह नेहा अपने ससुराल में अपने बचपने को भूल जाती है और एक संस्कारी बहू बनकर रह जाती है।